हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, काव्यांश फसल यहाँ पर जो कविता है वो हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने नागार्जुन द्वारा लिखित फसल जो कविता है, जो कि इनकी लिखी हुई ये काव्यांश है, इसको हमने पढ़ा। इसके दो काव्यांश हमने पढ़े, इसके प्रसंग को जाना। तो देखिए, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये फसल जो कविता है, इससे पहले हमने एक और कविता पढ़ी थी, यह दंतुरित मुस्कान। तो दो कविताएं यहाँ पर नागार्जुन जी ने लिखी हैं। दंतुरित मुस्कान एक छोटे से बच्चे की वो छोटे छोटे दांतों भरी जो मुस्कान है, उसके लिए नागार्जुन जी ने लिखी है। और फसल जो है, जो कविता है, ये कविता किस लिए किस संदर्भ में लिखी है, यहाँ पर एक फसल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है हमें। जो है ये कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। हमें कृषि एवं प्रकृति का महत्व को जो है ये समझाती है कि कृषि का क्या महत्व है और प्रकृति का क्या महत्व है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति में मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं, दोनों के योगदान और मिलान से ही खेतों में फसल लहलहा होती है। यानी कि जब हम कोई फसल बोते हैं तो उसके लिए एक किसान की मेहनत और प्रकृति में जो बारिश होती है, जो मिट्टी में जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि फसल के लिए उपयोगी होती है, इन सभी का क्या है, ये एक योग है। उसमें किसी किसान की जो मेहनत है वो भी लगती है, साथ ही साथ प्रकृति का भी यहाँ पर उतना ही योगदान है। इसी के संदर्भ में आगे कवि ने क्या कहा है कि किसान और प्रकृति जो है एक दूसरे के पूरक है। यानी कि उतना ही किसान का यहाँ पर महत्व है जितना प्रकृति का है, और उतना ही प्रकृति का महत्व है जितना कि किसान है। अब जैसे किसी खेत में आपने कोई कुछ भी बो दिया, ठीक है, जैसे धान बो दी, और वहां की जो मिट्टी है वो उर्वरक मिट्टी, वो उसके लिए उपयोगी नहीं है धान के लिए, तो किसान उसमें कितनी भी मेहनत करे, वो वहां पर धान जो है फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। और मिट्टी अच्छी है और आपने उस धान के लिए बो दिया और उसमें कुछ भी मेहनत नहीं की, तो वो धान आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रकृति का अंग जैसे आपकी मिट्टी हो गया, समय पर बारिश होना, ये भी क्या है, एक प्रकृति का ही अंग है। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इंसान की मेहनत के फसल नहीं हो सकती, और ना ही बिना प्रकृति के सहयोग के हमारी फसल को उगाना संभव नहीं है। इंसान जो भी चाहे, जब भी चाहे, प्रकृति से किसी भी संकोच से वो ले सकता है, बिना संकोच के वो ले सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसका वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। यहाँ पर पहले काव्यांश के शब्दार्थ और इसको हमने पढ़ लिया था, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। क्या कहते हैं कवि कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब शब्दार्थ में हमने क्या बताया, ढेर सारी का मतलब बहुत सारी, बहुत अधिक, कोटि का मतलब करोड़ से है, स्पर्श का मतलब छूना, गरिमा होता है गुरुत्व, भारीपन, महत्व, गौरव और गर्व, ये है आपका गरिमा। गुण धर्म किसी वस्तु में पाए जाने वाली वह विशेष बात या तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुण धर्म कहते हैं। ठीक है। अब हमने इस काव्यांश का यहाँ पर प्रसंग पढ़ा था कि अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो क्या होता है, वो आकाश में जाकर बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर जो है वही बादल बरस कर धरती पर पानी के रूप में बरस आते हैं, जिससे हमारी फसल जो है क्या हो जाती है, पनपती है, हमारी फसल उगती है और उसका पालन पोषण होता है। ठीक है। इसी का वर्णन जो है कवि ने इन पंक्तियों में किया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका व्याख्या यहाँ पर क्या कुछ कवि कहते हैं। कवि कहते हैं उपरोक्त पंक्ति में, अब आपका लिखने का जो तरीका है, पहले आप प्रसंग लिखेंगे कि इन काव्यांश में किस प्रसंग में बात की गई है, फिर व्याख्या लिखेंगे और फिर इसका भावार्थ लिखेंगे। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी जो है अपना जादुई असर दिखाता है।
किस प्रकार से, तब जाकर जो है हमारी फसल है वो क्या होती है, पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के जो है अथक परिश्रम का ये क्या है, परिणाम है। कौन, हमारी फसल, जिससे जो है हम एक अच्छी फसल तैयार करते हैं। अर्थात हजार खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान जो हैं दिन रात मेहनत करते रहते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं और उसको समय समय पर खाद पानी और जरूरत की जो पोषक तत्व हैं वो सभी जो है किसान अपनी फसल को देता है। यदि किसान उस फसल की रख रखाव न करे, उसकी देखभाल न करे, तो फिर वो फसल आपकी खराब हो सकती है या कम वो पैदावार कर सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसान का जो है उतना ही महत्व है जितना कि हमारी प्रकृति का है। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो वृद्धि है वो हमारी जो वृद्धि जो है क्या है, किस प्रकार से होती है। जब आप क्या करते हैं, मिट्टी की भी उसमें क्या चाहिए, उर्वरकता चाहिए फसल के लिए, और पानी भी चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो बीज है, जिस भी फसल को आप उगाना चाहते हैं बीज भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें अच्छी मेहनत होनी चाहिए। तो किसी एक से जो है फसल अच्छी नहीं होती है, उसके लिए प्रकृति का और किसान की बराबर मेहनत का और साथ ही साथ बीज भी उसकी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जिससे वो अच्छी जो है पैदावार हो सके। इसलिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजार खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषता भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी जो पोषक तत्व हैं वो फसलों के लिए जरूरी हैं, और अलग अलग तरह की जो फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक हैं। ठीक है ना। तो आप जानते हैं जैसे अलग अलग फसल के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मिट्टी जो है चुनी जाती है, और आप क्षेत्र वाइज भी जानते हैं कि कहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्या होते हैं, फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कवि कहते हैं। आगे देखिए इसका भावार्थ क्या था, कवि का कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वो आकाश में बादल के रूप में वो बदल जाता है, बादल के रूप वो ले लेता है, और फिर वही बादल वर्षा के रूप में बरस कर धरती पर पानी के रूप में वो बरस क्या करता है, वापस आ जाता है, जिससे फसलों की अच्छी प्रकार से जो है वो पनपते हैं, उसको पनपने का मौका मिलता है। करोड़ों किसानों की रात दिन की मेहनत से जो है फसल उगती है, और अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की जो है मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की विशेषता भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ठीक है ना। तो ये भावार्थ आपने कल की क्लास में भी लिखा था। आगे देखिए काव्यांश 2 क्या लिखा है, फसल क्या है और कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। आगे नागार्जुन जी कहते हैं फसल क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं, और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है वह, और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है और हवा की थिरकन का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि फसल क्या है, और कुछ नहीं, यह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, और भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है और हवा की थिरकन का। तो यहाँ आप देखते हैं कवि क्या कहते हैं, फसल क्या है, और खुद ही इसका आंसर दे रहे हैं, खुद ही इसका उत्तर दे रहे हैं कि और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। ये क्या है, नदियों के पानी का जादू है। कैसे है, सभी बहुत सारी जो नदियां हैं वो क्या होती हैं, वाष्पीकृत होकर के ये जो है बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नदियों के पानी का जादू है वह हाथों के स्पर्श की महिमा। अब किन के हाथों का, जो किसान हैं जो मेहनत करते रहते हैं फसलों के लिए, उनके हाथों का जादू है। और फिर भूरी काली और संदली मिट्टी का गुण है, इन सभी मिट्टियों का गुण है वो फसल। रूपांतर है किरणों, सूरज की किरणों का, क्योंकि सूरज की किरणें भी आवश्यक होती है किसके लिए, हमारी फसलों के लिए। तो ये जो है किसका रूपांतर है, सूरज की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन, क्योंकि हवा भी जरूरी है किसके लिए, हमारी फसल के लिए। आइए इसका अर्थ और कुछ शब्दार्थ
और उसके बाद हम इसकी व्याख्या और भावार्थ को जानते हैं। तो यहाँ महिमा से मतलब है महत्वपूर्ण या महान होने की जो अवस्था होती है या भाव होता है उसे हम महत्व कहते हैं या महिमा कहते हैं। भूरी भूरा रंग, काली काला रंग, संदली एक प्रकार का हल्का पीला रंग, रूपांतरण यानी कि रूप में जो परिवर्तन होता है किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, उसको रूपांतर या उसको रूपांतरण कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में। सिमटा जिसका संकुचन हुआ हो यानी कि सिकुड़ा हुआ। संकोच झिझक, हिचकिचाहट और असमंजस, तो ये पर्यायवाची भी है। थिरकन भावों के साथ पैरों को उठाते, देखा होगा जब डांस करते ना कोई, आपके पैर जो है जो डांस करने वाले होते हैं, जैसे ही गाने बजते हैं तो उनके पैर जो है नीचे से क्या होते हैं, थिरकने लग जाते हैं। तो क्या करते हैं, भावों के साथ पैरों को उठाते हैं, ये क्या होती है, थिरकन होती है। या गिराते एवं हिलाते एवं नाचने की जो अवस्था होती है उसको आप थिरकन कह सकते हैं, थिरक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अर्थ आप लिखेंगे जल्दी से और इसके व्याख्या और भावार्थ को हम आगे देखेंगे। चलिए अब इन पंक्तियों में क्या व्याख्या यहाँ पर, चलिए प्रसंग की बात करते हैं। किस प्रसंग में यहाँ पर इन काव्यांश में यहाँ पर कवि ने बात की है। कवि ने क्या यहाँ पर बताया है कि फसलों को अच्छी तरह से फलने और फूलने के लिए क्या आवश्यक है ना, क्या कहा है, फसल क्या है। इन्हीं का यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि एक फसल के लिए जो वो फसल आपकी परिपक्व हो जाती है, उस फसल को बनने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, इसकी यहाँ पर कवि ने बात की है। क्या कहा है, किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है, क्योंकि जितना किसान मेहनत करेगा उसके लिए पानी भी आवश्यक है किसी फसल के लिए। साथ में मिट्टी की गुणवत्ता पूर्वक भी जरूरी है, यानी कि किसी भी फसल को उगाने के लिए वो मिट्टी वहां की सुटेबल होनी चाहिए, ठीक है। यदि मिट्टी अच्छी नहीं है तो फसल अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जब भी कोई फसल उगाई जाती है, बड़े बड़े जो प्लॉट होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी फसल उगाई जाती हैं, तो वहां पर पहले मिट्टी चेक होती है कि क्या ये मिट्टी यहाँ के लिए इस फसल के लिए क्या ये ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उसको फिर जो है पहले उसको उपजाऊ मिट्टी बनाया जाता है तरह तरह की विधियों का प्रयोग करके। तो मिट्टी की गुणवत्ता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है, ठीक है ना। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टियां चाहिए होती हैं, तो उस हिसाब से जो है फसलों को भी उगाया जाता है, ठीक है। अलग तरह की मिट्टी जो है अलग अलग तरह के पोषक तत्व व गुण पाए जाते हैं, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की फसलों को पैदा किया जा सकता है। पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, सूरज की किरणें व कार्बन डाई ऑक्साइड जो गैस है की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही ये पौधे मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व व पानी व हवा से जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं। और इसको आपने साइंस की क्लास में भी पढ़ा है, ये आपका फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, ठीक है। किसको कहा जाता है, जब पौधे क्या करता है, मिट्टी से क्या करता है, खनिज लवण और पानी को अवशोषित करता है। इसमें सूर्य के प्रकाश में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो इसी का यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने इन पंक्तियों में कि एक जो फसल है उसको परिपक्व बनने में, यानी कि जो फसल है उसको उगाने के लिए, उस फसल को बनाने के लिए किस किस की मेहनत लगती है। उसमें मिट्टी की विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो किस मिट्टी में कौन सी फसल उगानी है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी एक किसान को ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने ये वर्णन किया है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर कवि ने कहा है। तो देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछा है कवि ने पहली लाइन में कि फसल क्या है,
क्या कहा है कवि ने कि फसल क्या है, फिर क्या कहा है, फिर उसी प्रश्न का वो उत्तर देते हैं और कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू है ना। ये तो लाइनें लिखी थी कि ये क्या है, नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल को उगाना जो है नामुमकिन है। करोड़ों किसानों के दिन रात की मेहनत का ये नतीजा है ना, हाथों के। तो इस फसल को उगाने में जो है करोड़ों किसान क्या करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है, क्या हमारी जो फसल है वो उन्हीं के मेहनत का नतीजा है। तो उस नतीजे के रूप में ये मिलता है। भूरी, काली और खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी जो हैं अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहा था, जिसको आप फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो आप कहते हैं। और हवा की जो भावों के साथ पैरों को उठाते हैं या गिराते हैं और हिलाते हैं हुए नाचने का नाम दिया है। ठीक है ना, कि जब आपकी फसल क्या होती है, परिपक्व हो जाती है, तो वो क्या होती है, लहराती हुई उन फसलों को क्या कहा है, हवा को जो है हवा की भावों के साथ पैरों को उठाते, थिरकना कहा था ना, गिराते एवं हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि जो फसल है वो क्या है, पहले तो ये प्रश्न कवि ने किया कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उन्होंने खुद ही उत्तर दिया कि फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है फसल के रूप में जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है, फसल आप बिना पानी के नहीं उगा सकते। ठीक है ना, करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है फसल के रूप में जो आपको मिलता है। भूरी, काली और खुशबूदार जो हल्की पीली जो मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियों के पोषक तत्व जो है सूरज की प्रकाश किरणों भी जो है अपने रूप में बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा की भावों के साथ जो है पैरों को उठाते या फिर गिराते एवं हिलाते हुए नाचने का नाम यहाँ पर कवि ने दिया है। ठीक है, तो इसकी आप व्याख्या लिख लीजिएगा जल्दी से। चलिए अब इसका भावार्थ इन पंक्ति का यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिए भावार्थ में लिखेंगे कि अच्छी तरह से फसलों को फलने और फूलने के लिए किसान की मेहनत के साथ साथ क्या क्या चाहिए होता है, मिट्टी, पानी चाहिए होता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो चाहिए, अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें व कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की आवश्यकता होती है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत, नदियों के पानी का जादू, भूरी, काली और खुशबूदार यानी कि अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित होती है। तो ये भावार्थ है और इस प्रकार से बनती है हमारी फसल। और इसी के साथ जो आपका फसल है काव्यांश, इसको आप लिख लेंगे। ये काव्यांश आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने नागार्जुन द्वारा लिखित 2 कविताएं पढ़ी, जिसमें पहली कविता थी यह दंतुरित मुस्कान, जिसमें नागार्जुन ने एक छोटे बच्चे, जबकि उसके दूध के दांत आए और जब वो बच्चा मुस्कुराता है उसकी मुस्कुराहट पर कवि ने यहाँ पर एक कविता लिखी कि कितनी खूबसूरत वो मुस्कान है, जिसको देखकर कठोर मन भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। जिस मुस्कान को देख करके मृतक है, जो शव है, शव में भी जान आ जाती है, अर्थात कठोर मन वाला के मन में भी जो है क्या आ जाती है, मृदुलता आ जाती है, सरलता आ जाती है, उसका वर्णन किया था। दूसरी कविता इसी पाठ में थी। इसमें इसका जो शीर्षक है वो फसल है, जो हमने कल और आज की क्लास में पढ़ा।
और फसल भी हम पूरा इसको कर चुके हैं। जिस फसल के जो 2 काव्यांश यहाँ पर हमने अलग अलग पढ़े, उनके भावार्थ लिखे, प्रसंग और व्याख्या उनकी की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। आइए इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बाकी हम यहाँ पर शब्दार्थ कर चुके हैं, एक बार देखेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का ये गुण धर्म है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जो फसल है वो एक दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। क्योंकि अलग अलग नदियों के पानी से जो वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के बाद जो है जो वाष्प होती है वो बादल में परिवर्तित हो जाती है और बाद में वही बादल जो है बारिश करते हैं और वर्षा के रूप में फिर से वो धरती पर आ जाती है। और जब वो धरती पर आ जाती है बहुत सारे खनिज लवणों को अपने साथ लेके आती है। इसलिए कहा जाता है कि बारिश का जो पानी है वो फसल के लिए अच्छी है, क्योंकि वो बहुत सारे खनिज पदार्थ भी अपने साथ जो है फसल के लिए लेके आती है। और यहाँ पर फिर क्या कहा, ढेर सारी नदियों के जादू, पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब यहाँ लाख लाख और कोटि कोटि यानी कि करोड़ करोड़ और लाखों लाखों हाथों का मतलब उन किसानों के हाथों से है, उनके हाथों का जादू है, उनकी जो मेहनत से जो ये फसल हमारी हुई है उनका क्या है, ये परिणाम है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। जो फसल हमारी है वो किसी एक की नहीं, किसी दो की नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का ये गुणधर्म है। जिस फसल को जो है हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, क्योंकि फसल से हमें हमारे जो अनाज हैं, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो हमारी फसलों से ही मिलती है। तो ये सब जो है किसका है, ये किसी एक नदी का नहीं, ढेर सारी नदियों का, बहुत सारी नदियों का ये जादू है और कई किसानों के हाथों का ये परिश्रम का परिणाम है। साथ ही साथ हजारों खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता का ये परिणाम है। जो फसल आप हमें जो है प्राप्त होती है और उससे हमें जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम उपभोग करते हैं, जिनको हम खाते हैं, वो फसल हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे यहाँ पर कवि ने क्या कहा है दूसरे काव्यांश में कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। फिर यहाँ पर इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है कि फसल क्या है, फिर खुद ही उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि और कुछ तो नहीं है, वह क्या है, नदियों के पानी का जादू है, वो हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, चिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। तो यहाँ पर कवि ने फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके बारे में भी बताया है कि एक फसल के लिए, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और जो खनिज लवण हैं उन सभी से वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ पर फिर से कवि कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श का मतलब किसानों की मेहनत का ये फल है, और उन मिट्टियों का गुणधर्म है जिससे हमारी फसल क्या हो जाती है, उगती है और फसल हमारी क्या होती है, पनपती है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, क्योंकि बिना सूरज के प्रकाश का कोई भी पौधा खाना नहीं बना सकता है, इसलिए सूरज की जो किरण है उसकी भी आवश्यकता है हमारी फसलों के लिए। तो ये क्या है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन, क्योंकि हवा भी इसके लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है उसकी भी आवश्यकता होती है, उसके बिना पौधे खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो है यहाँ पर कवि ने इसका वर्णन किया है कि फसल क्या है, किन किन चीजों से फसल बनी है, और फसल को उगाने में, फसल को परिपक्व होने में किन किन की मेहनत लगती है, किस किस की यहाँ पर जरूरत है। तो कवि ने यहाँ पर एक सारांश में हम कहें तो कवि ने क्या कहा है कि जो फसल आप देखते हैं वो फसल ना तो सिर्फ मनुष्य की परिश्रम का फल है और ना ही वो सिर्फ प्रकृति है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना जो है फसल का उगना संभव नहीं है। प्रकृति भी उतनी ही आवश्यक है जितना एक किसान है जो कि फसल की रख रखाव करता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी जो है उपजाऊ मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है, पानी की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर प्रकृति और किसान एक दूसरे के पूरक हैं, और इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने हमें ये सार बताया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सबको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हालांकि हम इससे पहले दंतुरित मुस्कान
जो आपका कविता है उसके प्रश्नों के उत्तर हम एक बार कर चुके थे। फिर भी जिन बच्चों ने नहीं लिखा है एक बार फिर से इसको भी रिवाइज करेंगे। बाकी हमने फसल चैप्टर के प्रश्न उत्तर अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। दंतुरित मुस्कान के कुछ प्रश्न, कुछ एक दो प्रश्न हम जब हमने ये कविता पढ़ी थी उसके बाद हमने इसके प्रश्न उत्तर को किया था, लेकिन इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो कवि हैं नागार्जुन जी, वे जो हैं बाहर रहते हैं और जब वो अपने घर आते हैं तो घर आने के बाद उनका 6-7 महीने का जो बच्चा है, जिसके अभी नए नए दूध के दांत निकले हुए हैं, उस सुंदर सी मुस्कान को देखकर उनकी मन में जो है जो भाव प्रकट होते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं, और उसी भाव का नाम है, जो कविता में परिवर्तित हम पढ़ रहे हैं, उसी का नाम है दंतुरित मुस्कान, ठीक है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लगाया गया है। मृतक में प्राण डालने का मतलब कठोर मन वाला व्यक्ति भी छोटे से बच्चे को देखकर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, वो भी जो है सरल हो जाता है, उसके मन में भी जो है प्रेम भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते, जबकि बड़ों की मुस्कुराने की जो वजह है वो खास होती है। बच्चे की मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता है। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, यानी कि कोई छल नहीं होता है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम हो सकती है। कभी कभी आप बनावटी हंसी भी हंसते हैं ना, तो ये बड़ों की मुस्कुराहट हो सकती है, बच्चों में नहीं। बच्चों की जो मुस्कुराहट है उनको देख करके सभी प्रभावित होते हैं। बच्चों, छोटे बच्चों को देखा होगा आप, जब आप देखेंगे तो जैसे ही आप देखेंगे बिना किसी भाव के आपके मन के अंदर जो प्रसन्नता होती है ये सभी के लिए होती है ना। तो बच्चे जो है किसी मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। बच्चे जो है, छोटे बच्चे देखे होंगे, अपने नए किसी व्यक्ति को देखेंगे तो थोड़ी देर देखेंगे और फिर जो है उसको देखकर वो मुस्कुराने लग जाते हैं। तो ये जो है अंतर है बच्चों की और बड़ों की मुस्कान में। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो पहला, उन्होंने मृतकों में भी जान डाल देने वाला, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलने वाला। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि बच्चे, उस छोटे से बच्चे का जो मैला और धूल से लथपथ शरीर जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि कमल जो है तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल गया हो। इतना सुंदर जो है उनको बच्चे की वो मुस्कान, वो जो है धूल से सना हुआ वो उनका जो शरीर है, उसका जो शरीर है वो लग रहा था। बांस या बबूल से जो है सफालिका के फूलों का झड़ना, ये यहाँ पर कवि ने बताया। स्पर्श पाकर पाषाण का पिघलना, कवि ने क्या कहा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर जो पाषाण है यानी कि जो चट्टाने हैं वो भी पिघलकर पानी हो जाए, यहाँ पर इसकी भी कवि ने बात की। तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना, कवि ने क्या कहा, जो तुम मुझे जो है क्या कर रहे हो, इस तिरछी नजरों से देख रहे हो, इसका भी यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है, इसका भी यहाँ पर जिक्र किया है। चलिए, भाव स्पष्ट करना है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका क्या भाव है। प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में न खिलकर वहीं पर खिल गया हो, ठीक है। अब तालाब देखिए, कमल आपको पता है कीचड़ में खिलता है, ठीक है। और वो कमल देखो, जब आप कमल को देखेंगे तो आपकी नजर उस कीचड़ पे नहीं, कमल की उस सुंदरता पर, उस सौंदर्यता पर जाती है। उस फूल को देखकर आपके मन में जो प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता यहाँ कवि को भी हुई, क्योंकि वो बच्चा जो है धूल से बिल्कुल लथपथ हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मटमैला दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जो उसकी मुस्कान है, जिस प्रकार हम कमल को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, उस कीचड़ को नहीं देखते हैं, ऐसे ही कवि क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे की मुस्कान, इतनी मुस्कुराहट जो है इतनी सुंदर होती है कि उस पर धूल से वो जो लथपथ हो रखा है उस पर नजर ही नहीं जाती है। बस उसकी जो सुंदर सी मुस्कान है उसे देखकर मन में जो प्रसन्नता होती है, जो खुशी मिलती है, उसी का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि जैसे तालाब, जो कमल है वो तालाब को छोड़कर मेरे आंगन में, मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। इसके बाद छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, इसका भी आपको भाव स्पष्ट करना था। ये क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, इनको आप यहाँ से लिख लीजिएगा। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि
बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रकृति वाले भावहीन और जो संवेदना शून्य व्यक्ति में भी सुख आनंद और वात्सल्य रस का संचार कर देता है। बच्चों के प्रति जो प्यार हमारे अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस। ठीक है, तो वात्सल्य बच्चों के प्रति प्यार। ठीक है, अब आगे देखिए, रचना और अभिव्यक्ति पर प्रश्न है। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इसकी उपस्थिति से बने वातावरण की विभिन्नता का चित्रण कीजिए। तो देखिए, मुस्कान और क्रोध परस्पर विलोम भाव है ना। मुस्कुराना और क्रोध करना ये आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है। मुस्कान से चेहरा आकर्षक, मन में प्रसन्नता और वातावरण में उल्लास भर जाता है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देता है। इससे इसमें जो है पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता है, जबकि ठीक इसके विपरीत क्रोध से चेहरा भयानक, मन जो है अशांत और वातावरण जो है तनाव युक्त बन जाता है। अब देखिए, आपके सामने कोई क्रोध कर रहा है और आप बड़े शांत हो रखे हैं, ठीक है, तो उस क्रोध वाले का मन जो है, आपकी मुस्कान, आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको देखकर जो है शांत मन वाला क्या हो जाता है, वो जो है यदि शांत रहे तो क्रोध मन वाला भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कहा है, क्या इन दोनों में भिन्नता है। तो जब मुस्कुराहट की बात की है तो उससे सबसे पहले तो आपका जो चेहरा है वो क्या लगता है, वो आकर्षक लगता है। ठीक है, तो और उसके बाद मुस्कान से चेहरा आकर्षक लगता है, और जब आप मुस्कुराएंगे तो आपका मन भी प्रसन्न होगा और वहां का जो वातावरण है वो भी क्या होगा, वो भी उल्लास से भर जाएगा, वो भी जो है खुशी से भर जाएगा। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य व्यक्ति वाले को भी क्या कर देता है, कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने जैसी जो है अद्भुत क्षमता है। ठीक है, ठीक इसके विपरीत जब आप क्रोध करते हैं तो आपका चेहरा जो है बड़ा भयानक लगता है, मन भी आपका अंदर से अशांत रहता है, साथ ही साथ वहां का जो क्योंकि जब आप क्रोध में रहेंगे तो आपके आसपास उसका जो असर है उन पर भी पड़ेगा, वातावरण भी तनाव युक्त रहेगा। ठीक है, तो इससे जो है क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनशील हो जाता है और लोगों में भय और आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे गैर अपने भी पराये बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या दोनों में भिन्नता है, बहुत बड़ी भिन्नता है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जब आप क्रोध करते हैं तो पराये भी, अपने तो अपने छोड़िए, पराये तो छोड़िए, आपके जो अपने हैं वो भी पराये हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, आप बड़े हंसमुख से, आप किसी से विनम्रता से बात करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, तो पराये भी आपके प्रति जो है आकर्षित हो जाते हैं और आपकी तरफ वो जो है क्या हो जाते हैं, आपके अपने बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप घर से करके लाएंगे। इसके बाद जो हमने आज फसल जो कविता पढ़ी उसके प्रश्न उत्तर हम कल की क्लास में करेंगे। इसका उत्तर आप घर से करेंगे। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप करके लाएंगे घर से, और कल की क्लास में हम इसका उत्तर भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ फसल जो हमने कविता पढ़ी उसके प्रश्न उत्तर भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।